नमस्कार एंड वेलकम बैक। जिस बात का डर था वही बात दोबारा से हो गई। कल रात इजराइल के ऊपर ईरान ने दोबारा से ताबड़तोड़ उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। 10-11 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको दागा गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वॉर दोबारा शुरू हो गया, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ने वाली हैं। आरबीआई ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि किस तरह से अपनी इकॉनमी को हमने ठीक करना है और जो रुपया है उसकी गिरावट को हमने कैसे रोकना है। पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार इसके ऊपर वीडियोस बना भी रहा था, लेकिन सारे करे कराए के ऊपर पानी फेर दिया क्योंकि मिडल ईस्ट में अंदर दोबारा से आग लगने वाली है। दोस्तों, जो 10-11 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं इसराइल के ऊपर, वो एक मैसेज है। मैसेज ये है कि अप्रैल का जो सीज फायर था, अप्रैल से लड़ाई नहीं हुई है 2 महीने से, वो दोबारा से शुरू कर दी गई। और ये इस बार अगर ये एस्केलेट हुआ, अगर ये वॉर बढ़ा, तो भारत की इकॉनमी के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगने वाला है कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। आरबीआई ने पिछले कई महीनों से प्रिपेयर किया हुआ था कि $75 बिलियन की लाइफलाइन हमने अपने इकॉनमी को बचाने के लिए या रुपये को बचाने के लिए हमने लगानी है, लेकिन वो सारा कुछ कल रात भारत के 10 बजे सब कुछ खत्म हो गया। अब हो क्या रहा है, होगा क्या, आपको इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये सारी बातें मैं आज करने वाला हूँ। ईरान का वॉर इजराइल से हुआ है, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, वो आपस में लड़ने दीजिए इनको, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी इकॉनमी पे, हमारी जेब पे वो क्या असर आने वाला है, कौन से स्टॉक्स हैं जो अब आगे जाकर अब गिरने वाले हैं। सारा कुछ जो आरबीआई का इस हफ्ते का प्लान था वो सारा चौपट हो गया। मुझे पहले से शक था कि जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है, वहाँ पे गोल्ड गिरा है, क्रिप्टो गिरा है, जब भी वॉर होने वाला होता है तब ये काम होता है। और मैंने आपको पहले वार्न किया था कि अब अगर ये वॉर की एक आहट है तो ये लंबा चलेगा, और वही काम हुआ भी। अब आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि ट्रिगर हुआ कैसे। ये जो शांति थी 2 महीने की, डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं इसको शांति को एक्सटेंड करने के लिए, तो बंद कैसे हो गया। उसका रीज़न है कि इजराइल ने सबसे पहले पंगा लिया। जो लेबनान है वहाँ पे बैरूट के अंदर उन्होंने जो हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर्स है उसको जाके उड़ा दिया। वहाँ पे कई लोग मारे भी गए। उसके कारण ईरान ने पहले वार्न किया था इजराइल को कि तुम कुछ भी मत कर लेना, लेकिन तुम बैरूत के अंदर जो हमारा जो हिजबुल्ला का जो हेडक्वार्टर है वो हमारी रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना। अगर किया तो तुम्हारे ऊपर अटैक किया जाएगा। इजराइल को लगा ये कहाँ हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इन्होंने जाकर हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। जो इजराइल का तरीका है काम करने का, वो किसी की दादागिरी सहन करता नहीं है। अब ईरान ने क्या किया, कुछ मिनटों के बाद रात के 10 बजे भारत के, ईरान ने भी लॉन्च कर दिए पूरे बैलिस्टिक मिसाइल्स को। एक पूरा जो लगातार डालने शुरू कर दिए। टारगेट किया गया किस एरिया को, इजराइल का एक एयरबेस है जहां से अटैक किया था लेबनान के ऊपर, उसी एयरबेस को रमात डेविस जो है उसको अटैक कर दिया गया। अब इजराइल तो ये बोलता है कि सारी मिसाइल्स हमने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो इंटरसेप्ट होती नहीं है। हमारे पास विजुअल्स हैं कि इजराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, इतना है कि हमें मैटर नहीं करता, होता है होने दीजिए। व्हाट मैटर इज कि ईरान ने ये काम कर दिया, सीज फायर टूट गया है और इजराइल को डायरेक्टली अटैक अब किया गया है। ये पहली बार है पिछले 2 महीने में जब ये अटैक हुआ है। एक चिलिंग वार्निंग भी है तो दे दी गई कि ये बोल दिया अगर इजराइल ने अब दोबारा से रिटेलिएट करने की कोशिश करी तो ईरान इस बार वो हालत करेगा इजराइल की जो उसने कभी देखी नहीं है। अब ये तो हो गया जो इजराइल और ईरान दोनों कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर वार्निंग नहीं है, ईरान ने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस हम खत्म कर देंगे। ऐसे लगता है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास आ चुका है। अब इजराइल का रिस्पॉन्स क्या है। नेतन्याहू ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, मोदी जी ने भी बुलाई है। इमरजेंसी मीटिंग मोदी जी कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन नेतन्याहू की मीटिंग क्या है पहले वो बताता हूँ, फिर मोदी जी पे आएंगे। 3 घंटे की मीटिंग करी गई। जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया कि इस बार हम ईरान को बड़ा ही डेवास्टेटिंग और डिसाइसिव हम रिस्पांस देंगे। और भाई वो तो तुम पिछले 4-5 महीने से दे रहे हो। जो आईडीएफ का चीफ है, यानी कि इनका जो डिफेंस का चीफ है, वो बोलता है कि बस हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, नेतन्याहू ऑर्डर दे दें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि ट्रंप ने भी नेतन्याहू को कॉल कर दिया कल रात को और बोल दिया उसको, नेतन्याहू को बोला है कि तुम इस बार अटैक वापस नहीं करोगे, क्योंकि मैं
ट्रंप बोल रहा है मैं ईरान के साथ पीस डील साइन करने के बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे हूं, अगर तुमने अटैक किया तो ये पीस डील टूट जाएगी। इसलिए इजराइल को बोल दिया गया है तुमने हिट बैक नहीं करना। दोस्तों, ये बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल अब पंगा पड़ गया है नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू ट्रैप्ड है भी, अगर तो वो हेजिटेट करते हैं, रिटेलिएट नहीं करते तो वीक दिखेंगे और उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। और ऊपर से क्या होगा कि ईरान जो है वो और ज़्यादा धन के बोलेगा देखिए जी लूला जीत गया। दूसरा, अगर इजराइल हिट बैक करता है तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आग लग जाएगी। दोबारा से सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उसके ऊपर मिसाइल्स आनी शुरू होंगी ईरान की तरफ से, और ट्रंप बोलेगा कि ये पीस डील नेतन्याहू के कारण टूटी है और वो अपना बोरी बिस्तर उठा के वापस चले जाएंगे। ये नो विन सिचुएशन है नेतन्याहू के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अब दुनिया की जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं। दोस्तों, उसका रीज़न है जो ऑयल के प्राइसेस हैं ऑलरेडी पिछले 2 घंटे में 3.5% बढ़ चुके हैं, 96 के ऊपर बैरल पहुंच गया है। और अगर ये एस्केलेट हो गया तो इस बार जो ऑयल है वो 110-20 पे नहीं जाएगा। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वो $150 पर बैरल को क्रॉस कर जाएगा। आप सोच के देखिए कि वहाँ पे ईरान कंट्रोल करता है उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इस बार अगर ऑयल में आग लगी तो पूरे दुनिया को मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल इकॉनमी क्रैश की तरफ अपने आप को देख रही है। अमेरिका की जो मार्केट है इसलिए पहले ही क्रैश कर गई थी, पैसे को पता होता है क्या आने वाला है। और ऊपर से क्या हो रहा है, आज मंडे है, मंडे को ऑलरेडी हमारी मार्केट नीचे जाने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और हम सबसे बड़े विक्टिम हम बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसलिए है, एक तो ऑयल हम सारा इंपोर्ट करते हैं, दूसरा एक और है कि जो मेजर ऑयल है वो मिडल ईस्ट से आता है। हर $10 जब बैरल का इंक्रीज होता है हमारे 14 बिलियन डॉलर हमारी जॉब्स जेब से एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। हमारी जीडीपी 0.5% नीचे आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है। इसलिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहता है। इस वीक हमारा प्लान था कि हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करें, तभी मैंने बोला था आपको एफडीआर के रेट नीचे आने वाले हैं। हमने बहुत कुछ किया, वो भी बताऊंगा कि क्या कुछ किया है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकने वाली है। इसलिए वर्स्ट पार्ट क्या है, 24 घंटे इस वॉर के पहले जो ये अभी अटैक हुआ है, आरबीआई ने अपना लाइफ का बिगेस्ट एवर प्लान दिया था 75 बिलियन का पैकेज, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम भारत में अट्रैक्ट कर सकें। हमने कैपिटल गेन्स का जो टैक्स था गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया। हमने इवन जो हेजिंग कॉस्ट है फॉरेन डिपॉजिट्स के ऊपर उसको हमने सब्सिडाइज कर दिया। हमने सारे एफडीआई के रूल्स को रिलैक्स कर दिया अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, ताकि बाहर से पैसा भारत में आना शुरू हो जाए। प्लान बड़ा सिंपल था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को छोड़ के जा रहे हैं वो छोड़ के नहीं जाएं, और जो छोड़ के चले गए हैं वो वापस भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ताकि रुपी 97 से कम होकर 92 पे आ जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 82 पे लेके जाना था। ये था अपनी इकोनॉमी को सेव करने का प्लान, लेकिन वो प्लान मुझे लगता है अभी मर गया है और या होल्ड पे आ गया है। अगर इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर तो ये लंबा गेम चलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो केयर नहीं करते कि इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक है, लंबा चलेगा छोटा चलेगा। जैसे ही वो देखते हैं कि अटैक शुरू हो गया, वो इमीडिएटली उनको पता लग जाता है कि अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, भारत में इन्वेस्ट करना रिस्की है, वो भाग जाएंगे यहाँ से। भारत एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। इसलिए अब अनुमान है कि अगर ये वॉर बढ़ा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स $20 बिलियन इस महीने में और निकाल कर बाहर चले जाएंगे और रुपया 100 को पार कर जाएगा। दोस्तों, आरबीआई के पास सिर्फ $640 बिलियन का फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं और हमें ऑलरेडी $50 बिलियन हमने खर्च कर दिया। $75 बिलियन हम और खर्च करने को तैयार थे ताकि कहीं हम 100 पे ना पहुंच जाए। लेकिन इस बार जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ये $50 बिलियन लगा लीजिए या 100 लगा लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रुपया नीचे गिरेगा ही गिरेगा। पेट्रोल ₹5 बढ़ने वाला है, एलपीजी गैस ₹100 बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल 10-15% बढ़ने वाले हैं। ईएमआई आपकी वो कम नहीं होने वाली। जो मैं पहले बोल रहा था ईएमआई कम हो जाएगी, नहीं होगी अभी, ये अभी वेट एंड वॉच है। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी 5% नीचे गिरने वाले हैं। क्रैश होगा आज स्टॉक मार्केट के अंदर। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, ऑटो कंपनीज हैं, कंज्यूमर गुड की कंपनीज हैं, ये सारी की सारी अब नीचे आएंगी आज। दोस्तों,
जो कंपनीज के स्टॉक बढ़ने वाले हैं वो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, और जो गोल्ड है वो हो सकता है अभी आज थोड़ा सा बढ़ भी जाए। दोस्तों ये जो सब कुछ हो रहा है, रुपी अगेन खतरे में आ गया, सेंसेक्स दोबारा से आज गिरने वाला है, डेफिनेटली इसको कोई रोक नहीं सकता, और जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्लाइंब होने शुरू हो गए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर तो इजराइल ने दोबारा से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान सबसे पहला काम करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। बस हमारे लिए तो डेथ वारंट है, क्योंकि उसके बाद रुपये को आप बचा नहीं सकते, वो नीचे और गिरेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और जो आरबीआई है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्टेक है एक रिस्पॉन्स के ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ये कुछ होगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही सब कुछ 1973 में हुआ था ऑयल क्राइसिस के टाइम पर, 1990s में जब गल्फ का वॉर हुआ तब भी यही कुछ हुआ था, और अब दोबारा से वही काम हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब इंडिया क्या कर रहा है? भारत में मोदी जी ने इमरजेंसी की कैबिनेट कमेटी को बुलाया, सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, और वो उसके अंदर 3 चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। पहला यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर 90 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, क्या उनको बाहर निकाला जाए? पहला बात तो ये है। दूसरा एक और है कि अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो हम अपने कंट्री की इकॉनमी को और रुपए को हम बचाने के लिए क्या करेंगे? और दूसरा एक और है कि जो हमारा ऑयल की सप्लाईज है इसको हम दोबारा से सिक्योर कैसे करें। हम ऑलरेडी रशिया और वेनेजुएला से हमसे डिस्काउंटेड तेल हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि अब जो है रेट के प्राइस, जब रेट बढ़ जाएगा, अब 90 से अगर 150 पे चला गया, हमारे लिए तो इकॉनमी में और करेंसी में क्राइसिस आने वाली है। इसलिए ये सारी चीज़ें मोदी जी डिस्कस कर रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। अब आरबीआई जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है रुपये का जो डाउनफॉल है वो ना हो, लेकिन भारत ट्रैप्ड है। हमारे पास कोई चॉइस, जिसको बोलते हैं गुड चॉइसेस, हमारे पास है ही नहीं। ना तो हम युद्ध को रुकवा सकते हैं, ना ही हम ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसको बाहर भागने से हम रोक भी पा नहीं रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जो आपका एक्सपोजर है, जो स्टॉक्स मैंने आपको पहले बताए, सेक्टर्स, उसके अंदर से एक्सपोजर को कम कर दीजिए। पैनिक मत करना अभी भी, पहले रुकिए, देखिए कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या है ईरान के ऊपर, उसके बाद इसको करना। लेकिन जो अपना पोर्टफोलियो है उसके अंदर 30% कम से कम कैश आप अपने अकाउंट में रखिए। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो ये है कि अब अगर आपको करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड ऑलरेडी कम हो चुका है, यू कैन बाय नाउ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट रेट का आपने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, इसको वापस करना शुरू कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। दोस्तों अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हर रोज़ जाके बाहर 5 स्टार होटल में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे खाना खा लीजिए। सेव योर मनी, ये इमरजेंसी फंड है जो आपको कल को काम आएगा। एंड प्लीज़ डू नॉट पैनिक। ये मैं वीडियो आपको पैनिक में डालने के लिए नहीं, आपको सिर्फ बताने के लिए कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। डोंट सेल योर स्टॉक्स एट वंस, आहिस्ता आहिस्ता इसको लिक्विडेट करते रहिए, लेकिन इस क्राइसिस को निकलने दीजिए। वर्स्ट निकल जाएगा, उसके बाद अच्छे दिन उसके बाद आने वाले हैं ना। पहली बात यह है कि जो दुनिया है वो कल रात को चेंज होने की कगार पर है, अभी चेंज हुई नहीं है, होने की कगार के ऊपर है। अगर इजराइल ने अटैक किया तो अप्रैल सीज फायर खत्म हो चुका है, मिडिल ईस्ट दोबारा से फुल स्केल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और ये जानवर मोहम्मद नाम के, ये इजराइल बोल रहा है, ये रुकेंगे नहीं। इन्होंने गंद डालना है, इनका जन्म ही गंद डालने के लिए आया है, नाम में ही मोहम्मद है, दरिंदगी तो होगी ही उस एरिया के अंदर। लेकिन उनकी दरिंदगी में हमारी जो इकॉनमी है उसको मैसिव हिट मिलने वाला है। हमारा $75 बिलियन का जो प्लान था उसको ख़त्म कर दिया कल रात को ईरान ने। रुपये दोबारा से फॉल करेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन दोबारा से वापस आएगा, और हम दोबारा से विक्टिम बनने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विक्टिम नहीं बने, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप प्रॉफिट कर चुके हैं, ले चुके हैं मार्केट से, प्रॉफिट लीजिए और बाहर बैठ जाइए चुप कर। चॉइस आपकी है इस क्राइसिस के अंदर, या तो विक्टिम बन जाइए या यू बिकम अ विनर। बेंजामिन नेतन्याहू
क्या वो ट्रंप की बात सुनेंगे या रिटेलिएट करेंगे? ये वक्त बताएगा। अगले 24 घंटे में पता लगेगा कि व्हाट इजराइल डस। अगर हम इजराइल का डीएनए देखें, वो पीछे हटने वाला कंट्री नहीं है, वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। लेकिन हो सकता है कि ट्रंप का प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाए कि इजराइल इस बार दे जस्ट पुट देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स एंड दे कीप क्वाइट। वट एवर नेतन्याहू डिसाइड्स, दुनिया उसके डिसीजन के ऊपर अब खड़ी है। और ये जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है, इसको चेंज करने का मोमेंट है। और ये हमारी कंट्री का फ्यूचर और आपकी लाइफ दोनों को चेंज कर सकता है। दोस्तों, इतना बड़ा मोमेंट ये आ गया है कि पीस डील साइन होने की कगार के ऊपर है और नेतन्याहू का एक डिसीजन सारी दुनिया को चेंज कर सकता है। नाउ व्हाट ही डिसाइड्स, लेट अस वेट एंड वॉच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।